हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स यानी सरकारी योजनाएं। आने वाले एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, जेपीएससी तथा अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं और परीक्षाओं के लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो है। इसमें हम लोग जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी सरकारी योजनाओं को कवर करने वाले हैं और उसमें कुछ स्टैटिक बुलेट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह है पकौड़ी लाल और यह एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हुआ है और एसएससी जीडी का इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब यह परेशान है कि करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम्स को किस तरीके से पढ़ें कि हमारे एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए, उसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। तो योजना को पढ़ने के लिए इसको हम सजेस्ट करेंगे कि 3 तरीके से योजना को पढ़ के ये एग्ज़ाम्स में जाए। पहला जो इसका तरीका होता है कि किसी भी योजना का लॉन्चिंग डेट और ईयर पढ़ के जाना चाहिए, यानी इसमें कौन सी तिथि में इसको लॉन्च किया गया है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान इसमें रखें कि तिथि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ष होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट ईयर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि फलाना योजना कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। इसको पढ़ने का जो दूसरा तरीका है उसमें मंत्रालय पढ़ा जाना ज़रूरी है, यानी कौन सा मंत्रालय किस योजना को लॉन्च किया है। और जो तीसरा तरीका है उसमें पढ़ा जाता है कि योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर सरकार क्या चाहती है जिसके कारण से वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे मंत्रालय हैं, जिसमें से कुछ मंत्रालयों के नाम हम लोग जानना चाहेंगे। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी के अनुसार से 58 मंत्रालय हैं और उन मंत्रालयों में कुछ हाइलाइटेड मंत्रालयों के नाम आप पढ़े होंगे, जैसे शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस्पात मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री के मंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नाम बहुत फेमस है, आप न्यूज़ में सुने होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसी प्रकार से आप नाम सुने होंगे जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय, उसके मंत्री का नाम क्या है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट आपको मान लीजिए पूछ लेते हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? तब हम लोग क्या बोलेंगे? मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया। इसे आप नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार से पूछ लेगा कि बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? तो उसमें हम लोग आंसर क्या करेंगे? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, ये इनके मंत्री हैं। नेक्स्ट पूछ सकता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड जब भी पूछेगा तो उस समय आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी।
नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे कि कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री के नाम क्या है? तो नाम क्या है? किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू, ठीक है, इनका नाम है। इसी प्रकार से बहुत ही फेमस मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके मंत्री का नाम क्या है? तो श्री अर्जुन मुंडा, श्री अर्जुन मुंडा। इस तरीके से टोटल 58 मंत्रालय हैं भारत सरकार के अधीन, और इन सारे मंत्रालयों को हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग का टारगेट है कि स्कीम्स को फटाफट क्लियर करें। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्कीम्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला स्कीम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना काफ़ी फेमस रहने वाला एक योजना है और आपने ये नाम सुना ही होगा। तो इसके बारे में आपको बता दें कि सेना के तीनों सेवाओं, तीनों सेवा का मतलब यहाँ पर हो गया कि इसमें आपका जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जल, थल और वायु, तो ये तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती करने के लिए सैनिकों को इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है, और 4 साल में 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट भी हो चुकी है, और इसमें आपका जो है देखिए 25% जो भर्तियां होंगी उनको 15 वर्ष तक सेवा जारी रखने की अनुमति होगी 25% को, और बाकी लोग जो बचते हैं 75% उन्हें 4 साल के लिए ही अपॉइंट इसमें किया जाएगा, 4 साल के लिए ही सिर्फ। और इनमें जो आयु सीमा रखा गया है वो है 17.5 से 21 वर्ष, यानी 17.5 से 21 वर्ष के अगर आप हैं तो इसमें आप चयनित हो जाएंगे। और एक चीज़ लिखा है इसमें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए 23 वर्ष, मतलब जो अभी करंट में आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसको हम लोग 2022-23 के नाम से हम लोग जान रहे हैं, तो इस साल के लिए इसको 23 साल अभी रखा गया है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण से ये डिसीजन लिया गया था। अब इसमें जो है 3 स्टैटिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 3 स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनेंगे? तो बनेंगे जल सेना के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो जल सेना के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार कितनावें नंबर के? तो 25वें नंबर के अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि वायुसेना के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार पूछ सकता है थल सेना के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो थल सेना के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम है मनोज पांडे, मनोज पांडे। ये 29वें नंबर के अध्यक्ष हैं, 29वें नंबर। जल सेना एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना विवेक राम चौधरी, थल सेना मनोज पांडे। 25, 27, 29, 25, 27, 29। और सीडीएस के पोस्ट पर अभी कौन है? तो उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। बिपिन रावत के मौत के बाद में अनिल चौहान की यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुकी है, अनिल चौहान। ठीक है, तो ये अग्निपथ योजना के बारे में आपको इतने सारे फैक्ट बता दिए। 2-3 चीज़ इसमें याद रखना है। अग्निपथ योजना का एलिजिबिलिटी क्या है? तो 17.5 से 21 वर्ष। इसमें कितने % लोगों को 15 वर्ष तक सेवा जारी रखने का अनुमति रहेगा? तो 25% लोगों को। बाकी जो 75% बचे वो कितने समय के लिए काम करेंगे? तो 4 साल के लिए काम करेंगे। और जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सीडीएस के अध्यक्ष के नाम। नेक्स्ट चलते हम लोग दूसरी स्कीम में। हमारा दूसरा स्कीम है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना जो लॉन्च किया गया है, ये खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर आप मैप में देख सकते हैं, आपको मैप में क्लियर आपको दिख जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर 7 राज्य कवर होते हैं: मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये 7 राज्यों को हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर एक इस प्रकार से जो यहाँ पर लाइन हम दिखा रहे हैं, इसका कुछ विशेष नाम नहीं है, ठीक है। तो एक गली जैसा यहाँ पर बना हुआ है जिसको हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं, चिकन नेक, चिकन गलियारा के नाम से जानते हैं। ये कोई विशेष स्टेट नहीं है, जबकि यहाँ पर रास्ता जैसा यहाँ पर बना हुआ है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास हो, डेवलपमेंट हो, नॉर्थ ईस्ट एरिया में इन राज्यों पर विशेष फोकस दिया जा रहा है ताकि इनका डेवलपमेंट जो बहुत सालों से रुका हुआ है उनका विकास हो, चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर मान लीजिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का पुल पुलिया बनाना हो या फिर मान लीजिए कि वहाँ के लोगों का विकास हो, इन सब पर फोकस किया जा रहा है। तो पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या हो गया? तो नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप करना, नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप करना, ये हमारा दूसरा नंबर का स्कीम है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम याद रखिएगा, इसका नाम था नेफा। नेफा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, ठीक है, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मणिपुर जो है, मणिपुर में कौन सा दर्रा है? पास। तो पास का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है तुजू, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा, तुजू। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लू पिक माउंटेन कहाँ पर है? ब्लू पिक, तो ब्लू पिक अगर पूछा जाएगा तो उस समय नाम याद रखिएगा मिजोरम। ये हमारा है ब्लू पिक, ठीक है। ये सब प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। ब्लू पिक का अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो उसका नाम क्या है? फावंग पुई, ठीक है, फांग पुई, फांग पुई, इस प्रकार का जो नाम है नॉर्थ ईस्ट साइड में हम लोग को देखने को मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। तीसरा योजना हमारा क्या है? गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंस डे जो हमारा मनाया गया था उस समय आपका जो है 100 लाख करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया है। 100 लाख करोड़, ठीक है, इसका लागत हो गया। और इसमें क्या किया, फोकस किया गया है? तो औद्योगिक उत्पादकता, यानी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट रहते हैं, प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ावा मिले। बुनियादी ढांचा है ना, रेलवे का, सड़क का, हॉस्पिटल का, ये सब जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना। और युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर पैदा करना, जो यूथ हैं उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पर गति शक्ति योजना स्टार्ट किया गया था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो उद्योग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग का मिला था औद्योगिक उत्पादकता, तो उद्योग को किस सेक्टर में रखा जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा कि इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेक्टर में इसको हम लोग रखते हैं। प्राइमरी में कृषि, सेकेंडरी में उद्योग और टर्शियरी में हम लोग सर्विस सेक्टर को रखते हैं। उद्योग के अगर टाइप से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि पूछ दे कि सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को किस उद्योग में रखा जाएगा? सॉफ्टवेयर को किस उद्योग में रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूट लूज उद्योग, फूट लूज उद्योग। ये उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जिसको कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बिजली हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो ये कहीं से भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया जा सकता है। उद्योग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें खनिज आधारित उद्योग, जिसमें कृषि आधारित उद्योग, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग, विभिन्न कैटेगरी इसके शामिल होते हैं, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ते हुए भी हैं। चौथा नंबर योजना हम लोग देखते हैं जिसमें नाम है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, नाम कितना सुंदर है, पीएम प्रणाम योजना। अब इसमें प्रणाम योजना जो है क्यों स्टार्ट किया गया है इसको देख लीजिए। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, कहाँ पर? खेतों में, तो उसको कम करने का यहाँ पर टारगेट किया गया है, क्योंकि इससे खेतों को नुकसान ज़्यादा होता है। और जैविक उर्वरकों यानी बायो फर्टिलाइजर्स को इसमें बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है, ताकि हम लोग का जो भी भूमि है वो स्वस्थ रहे। इस पर फोकस किया गया है पीएम प्रणाम योजना में।
यानी आप याद रख सकते हैं कि धरती को प्रणाम किया जाता है, पृथ्वी को प्रणाम किया जाता है, तो इसी से रिलेटेड ये हमारा योजना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसमें नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सिक्किम। इसका नाम क्या है? सिक्किम। इसका नाम सिक्किम है। नेक्स्ट 5वां नंबर देखिए, डेयरी सहकार स्कीम। डेयरी सहकार स्कीम, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है यहाँ से। डेयरी सहकार स्कीम, डेयरी से नाम आपका क्लियर है कि इसमें दूध के बारे में बात किया जाता है और दूध से बने प्रोडक्ट जो हैं वो डेयरी में आपके शामिल किए जाते हैं। तो ये जो है डेयरी जो क्षेत्र हमारा है, उस क्षेत्र को काफ़ी मजबूत करना है और किसानों की आय दोगुना करने के लिए यहाँ पर जो है यह स्कीम जारी किया गया है। इसको लॉन्च करने वाले जो साहब जी हैं उनका नाम है अमित शाह और यही लॉन्च किए थे गुजरात का आनंद नामक स्थान से, ठीक है। तो ये दो चीज़ यहाँ पर याद रखना है आपको। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि डेयरी क्षेत्र है, यानी दूध के फील्ड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो दूध के फील्ड से क्रांति पूछ सकता है कि बताइए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो डेयरी सहकार स्कीम यानी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय दोगुना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर स्कीम। 6 नंबर में हमारा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, इसमें 2.0, यानी ये दूसरा वर्जन है। इसमें क्या टारगेट किया गया है? तो इसमें टारगेट किया गया है कि जो खास करके जो शहरी क्षेत्र हमारे हैं, जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के जो कचड़े होते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ठोस कचड़ा में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि बोटल्स आ गया या फिर प्लास्टिक के बहुत सारे जो आपके बर्तन जैसे बने हुए रहते हैं, या फिर इसमें जितने भी प्लास्टिक के बने हुए सामान रहते हैं वो सबको मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए और खुले में शौच मुक्त शहर, यानी खुले में शौच कोई नहीं करेगा, इस पर ध्यान फोकस करने के लिए ये आपका शहरी 2.0 स्टार्ट किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा वर्जन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी सबसे पहली बार? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 इस समय इसकी शुरुआत की गई थी। और ये 2 अक्टूबर का नाम आप सुन रहे होंगे, है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि ये आपका गांधी जी की जयंती है, तो इस समय इसको शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट 7वां नंबर चलते हैं। 7 नंबर में क्या है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन को आप जानते होंगे कि इसको बोला जाता है भविष्य का ईंधन, ठीक है, इसे भविष्य के ईंधन के नाम से जानते हैं हम लोग। और अभी इस दिशा में हमारा देश भी काफ़ी आगे चल रहा है और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना है हाइड्रोजन के फील्ड में। हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, जो हमारे लिए एक ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प है, उसको फोकस किया गया है इस स्कीम के द्वारा कि हाइड्रोजन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा देश जो है एक हब बने इसके प्रोडक्शन के लिए। 8वां नंबर में चलते हैं, मित्र योजना। मित्र योजना में आप देख लो यहाँ पर इसमें क्या बात किया गया है। तो मित्र योजना में सबसे पहले पूछ सकता है कि इसमें इसका फुल फॉर्म बताइए। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स स्कीम, ठीक है। तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये आपका जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर कपड़ा उद्योग में निवेश, यानी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, कंपनियाँ जो इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग फैक्ट्रियों में, उसको अट्रैक्ट करना और इसको कॉम्पिटिटिवनेस बनाना, यानी इसको वर्ल्ड लेवल से कंपटीशन करवाना ताकि हमारा क्वालिटी और बेटर से बेटर हो सके। तो मित्र योजना का यही उद्देश्य है, यानी ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है।
तो यहाँ पर कपड़ा उद्योग से कुछ क्वेश्चन आप स्टैटिक से भी कर सकते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो बोलेंगे ये एक कृषि आधारित उद्योग है जिसमें कपास का यूज़ किया जाता है। और कपास का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो लेटेस्ट में आपका अभी गुजरात है, और सेकंड स्थान किसका चला गया है, तो ये तेलंगाना का चला गया है। ठीक है, गुजरात और फिर तेलंगाना, ये लेटेस्ट डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लोग चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा क्या है, तो ग्राम उजाला योजना। उजाला का जहाँ पर भी बात आता है तो तुरंत आप इसको कनेक्ट किससे कर लेंगे, एलईडी से, एलईडी। ठीक है, एलईडी से कनेक्ट करेंगे। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलईडी किस प्रकार का डिवाइस है, तो किस प्रकार का डिवाइस बोलेंगे हम लोग, तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक जिसको बोला जाता है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस हमारा ये है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलईडी जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रो लुमिनेंस, इलेक्ट्रोलुमिनेंस। इसका मतलब हो गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाएगा, जब धारा प्रवाहित होगी, तो उसमें जो आपके सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं वो लाइट उत्पन्न करने लगेगा। उसी घटना को इलेक्ट्रोलुमिनेंस बोला जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी घर घर में एलईडी बल्ब पहुंच जाना चाहिए ताकि हमारे देश की बिजली सुरक्षित रहे और हमारे देश की बिजली की खपत जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। ये टारगेट हमारा यहाँ पर रखा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एलईडी का सबसे पहली बार प्रोडक्शन कहाँ पर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब चाइना युद्ध हुआ था तो उसी के आसपास का समय है 1962। ठीक है, 1962 में ही चाइना युद्ध हुआ था। तो 1962 में आपका जो है मंथ अगर बता दें तो अक्टूबर, इस अक्टूबर 1962 में सबसे पहले एलईडी का प्रोडक्शन किया गया था, जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर। और 10 नंबर में है E100 परियोजना, E100 परियोजना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें विशेष करके किसका जो बात करेंगे, तो इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल उत्पादन पर इसमें फोकस किया गया है, और इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो और उसके लिए एक नेटवर्क स्थापित हो जाए, इसके लिए इसको टारगेट किया गया इस योजना में इथेनॉल का। क्योंकि इथेनॉल एक प्रकार का फ्यूल है जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं C2H6, C2H6 और लास्ट में O लगा देंगे, तो ये हमारा इथेनॉल बन गया। और इसमें अगर देखेंगे तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, यानी 5 जून के दिन इसको 5 जून के दिन इसको लॉन्च किया गया था। यानी E100 परियोजना का संबंध किससे है, तो इथेनॉल उत्पादन से, इथेनॉल उत्पादन से, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 11 नंबर में चलते हैं। इसमें क्या है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। PM केयर्स, नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर चिल्ड्रन का केयर हो रहा है। तो चिल्ड्रन का केयर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 के कारण, यानी जो कोरोना पेंडेमिक आया था उसके कारण किसी के अगर माता पिता नहीं है, वो बस चल बसे हैं, तो उनके केयर के लिए 10 लाख का कोष तैयार किया गया है, 10 लाख का एक फंड तैयार किया गया है। ठीक है, तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में इनमें विशेष फोकस आपका किया गया है बच्चों पर, जिनके माता पिता नहीं है, उनके माता पिता किसी न किसी कारण से, कोविड के कारण से वो चल बसे हैं। एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को, खास करके जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया था, यानी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन, और ईयर है हमारा 2002। ईयर कितना है, 2002। अमेंडमेंट नंबर कितना है, 86, 86वां। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। 12 नंबर चलते हैं।
12 नंबर में जाने से पहले आप एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका एक मिनिस्ट्री है और वो मिनिस्ट्री हमारा है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री का नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब इस मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स को जारी किया गया है, चलिए उसको देखते हैं। पहला स्कीम है स्माइल योजना। तो किसके चेहरे पर स्माइल लाना है? तो याद रखना है आपको, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के चेहरे पर स्माइल लाना है। ट्रांसजेंडर यानी जो किन्नर लोग होते हैं, किन्नर, ठीक है, तो किन्नर लोग और भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी ये हमारे सोसाइटी के अंग हैं, तो इनको भी किसी न किसी रूप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और इसी के लिए ये स्माइल योजना आपका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर, सीड योजना। ठीक है, सीड योजना में देखिए, इसमें टारगेट किसको किया गया है? घुमंतू को। ठीक है, घुमंतू जनजाति जो एक स्थान पर बसते नहीं हैं, बंजारी का नाम सुने होंगे, ये सब इधर उधर अपना जो है तंबू मुंह में रह करके देखिएगा अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो घुमंती जनजातियां हैं, इनको एम्पावरमेंट करना आर्थिक रूप से, और इनका इंश्योरेंस करना, इनको आवास प्रदान करना, और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। ठीक है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये सब टारगेट रखा गया है खास करके किसके लिए? तो घुमंतू जनजातियों के लिए, जो खास करके नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उन पर ये फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से। 14 नंबर चलते हैं। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना। तो श्रेष्ठ योजना किस पर फोकस किया गया है? तो अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब SC, ठीक है, नॉट ST, SC। तो SC के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, यानी शिक्षा देने के लिए इसमें फोकस किया गया है, खास करके SC के लिए। इसी बात पर आपको बता दें कि जितना भी ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें SC को रिजर्वेशन कितना मिलता है? तो SC का ध्यान रखिएगा 15%। ST को कितना मिलता है? तो 7.5%, 7.5%। और OBC को कितना परसेंट मिलता है? तो ये 27% मिलता है, 27% रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सब जो डाटा है, ये सब डाटा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सबको भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। 15 नंबर देखिए, डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन, ठीक है, तो ओशियन यानी समुद्र महासागर का बात कर रहा है यहाँ पर। और ये जो आपका डीप ओशियन मिशन है, किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, इसके किसके अंडर में आता है? तो बोलेंगे हम लोग प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। ठीक है, अभी के अनुसार से मतलब समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके अंडर में ही ये मंत्रालय आपका आता है, जिसमें आपका अगर बात करेंगे तो राज्य मंत्री कौन है? इस मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इनके मंत्री का नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। अब ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो गहरे समुद्र होते हैं, उसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी जो रिसोर्सेस अंदर में मीथेन गैस पाया जाता है कैलाथरेट के नाम से, मछलियाँ पाई जाती है, पेट्रोलियम पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। इन सब को क्या करना है? इन सब को बाहर निकालना है, यूज करना है, इनका दोहन करना है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत होता है कि उसका पता लगाया जाए, और यही पता लगाने के लिए है ना डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है। 16 नंबर हम लोग चलते हैं, और 16 नंबर में समुद्रयान परियोजना। समुद्रयान परियोजना फिर से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया है, जिसमें आपका जो है इसमें गहरे समुद्र में, ठीक है, जो हमारा डीप ओशियंस होते हैं, उसके अंदर में मानव युक्त महासागर मिशन। ठीक है, यानी इसमें आपका जो है मानव युक्त वाहन तैनात रखा जाएगा समुद्र के अंदर में। इस प्रकार का फिगर देख सकते हैं, जिसमें मनुष्य भी आपका रहेगा यहाँ पर, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो मत्स्य 6000। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। तो मत्स्य 6000 के नाम से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गगनयान, ठीक है, तो गगनयान जो है मानव युक्त है,
उसी प्रकार से यहाँ पर मत्स्य 6000 जो नाम दिया गया है ये समुद्र के अंदर रहेगा, है ना, जो मानव युक्त रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, समुद्रयान। ठीक है, इसमें मानव युक्त आपका विमान अंदर में रहेगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 17 नंबर। 17 नंबर में वीर गाथा परियोजना, वीर गाथा। ठीक है, तो वीर गाथा में आप देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, स्कूलों में वीरता पुरस्कार। ठीक है, वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी एवं बलिदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की। यानी यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे वीर पुरस्कार वो जीत चुके हैं, वीरता पुरस्कार, उनका जो है कहानी, उनका जो मोटिवेशनल स्टोरी है यहाँ पर स्कूलों में सुनाया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये वीर गाथा परियोजना शुरुआत किया गया है। ये सीबीएसई के द्वारा शुरुआत किया गया है। सीबीएसई के वेबसाइट में भी आप जा करके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और सीबीएसई के जो चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर, ये सीबीएसई के चेयरमैन है और इन्हीं की अगुवाई में ये जो है आपका शुरुआत किया गया है वीर गाथा परियोजना। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा वीरता पुरस्कार होता है। तो वीरता पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये जो है वितरण कब किया जाता है, तो वितरण 2 समय में किया जाता है, एक 26 जनवरी को और एक आपका 15 अगस्त को। 26 जनवरी और एक आपका 15 अगस्त को ये वितरण किया जाता है। किन्हें वितरण किया जाता है, तो युद्ध में काफ़ी वीरता का अपना परिचय दिए हैं, जिसमें आपका सबसे ऊपर का, सबसे टॉप रैंक का आपका वीरता पुरस्कार होता है, उसका नाम है परमवीर चक्र। दूसरा रैंक में आता है महावीर चक्र और तीसरा आता है वीर चक्र। वीर चक्र ये हमारा वीरता पुरस्कार है। इसी तरीके से शांति काल का पुरस्कार जो शहीद हुए हैं उनके लिए दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहला रैंक किसका आएगा, सबसे पहला रैंक, तो इसमें सबसे पहला रैंक आ जाता है अशोक चक्र। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद किसका रैंक है, तो कीर्ति चक्र और एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शौर्य चक्र। ये जो आपके पदक दिए जाते हैं, ये जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, वो युद्ध में जो शहीद हो गए हैं उनके लिए है शांति काल में। और ये जो परमवीर, महावीर, वीर चक्र दिए जाते हैं, ये युद्ध में बहुत ज़्यादा अपना जो काबिलियत है, साहस है, उसका परिचय जो दिए हैं उनके लिए ये आपका जारी किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है जेंडर संवाद कार्यक्रम। जेंडर संवाद कार्यक्रम, इसमें आप देखिए, इसमें आपका क्या है, जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना और साथ में महिलाओं को एम्पावर करना। ठीक है, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें डे NRLM के तहत। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा डे का फुल फॉर्म, तो बोलेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और NRLM का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये जो है आपका, इसी के तहत में आपका महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। और पुरुष में, महिला में क्या आपका जो है जेंडर संबंधी समस्या है उसको फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करने का इसमें कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय अगर देखेंगे तो शिक्षा मंत्रालय में आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मंत्री जी का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है योजना, उसका नाम क्या है, युवा पीएम। युवा पीएम की अगर बात करेंगे तो युवा में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखक, जो खास करके लेखक है, उनको सलाह देने के लिए यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई है। और इससे एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जयंती के अवसर पर, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर।
नेक्स्ट 20 नंबर अगर देखेंगे तो 20 नंबर में है युवा 2.0 योजना। ठीक है, युवा 2.0 योजना। अब इसमें क्या है, 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन और परामर्श देना, यानी उसी का दूसरा वर्जन है जिसमें आपका 30 वर्ष से कम आयु जिन वैसे लेखक जो लेखन का कार्य कर रहे हैं और उनकी उम्र 30 साल से कम है, तो उनको हर तरह से प्रोत्साहन देने का, इनकरेज करने का और एडवाइस देने का यहाँ पर काम किया जाएगा इस योजना के तहत। यानी साहित्यकारों, लेखकों पर पूरा इस बार फोकस किया गया है। नेक्स्ट है सार्थक योजना। सार्थक योजना में आप देखो कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति, जिसको हम लोग NEP के नाम से जानते हैं, NEP, और ये NEP जो है ये 2020 को आसानी से लागू करने के लिए इसकी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है ना, अभी बस चल रहा है काम उस पर, तो इसको लागू करने के लिए ये योजना शुरुआत किया जाएगा, जिसको हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में इसको लागू करने का बात किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा 2020 का बना हुआ है, इसको कौन सी समिति ने सिफारिश किया था इस पॉलिसी को बनाने के लिए? तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, कस्तूरी रंजन समिति। कस्तूरी रंजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति। 2-3 बार बोलिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, कस्तूरी रंजन समिति। इसी ने सिफारिश किया था कि अब जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है उसको थोड़ा चेंज किया जाए, और उसको लागू करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए सारे राज्यों के आधार पर ही इसको लागू किया जा सकता है। और इस सार्थक योजना में सारे राज्यों को हेल्प किया जाएगा और उसके तहत में आपका फिर इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर मिशन इंद्रधनुष 4.0। मिशन इंद्रधनुष नाम सुने होंगे। जब भी इंद्रधनुष का नाम आता है तो 7 कलर का नाम आता है, और यहाँ पर 7 बीमारी का नाम आप पढ़ सकते हैं। बगल में लिखा है डिप्थीरिया, टिटनस, हुपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मिजल्स और हेपेटाइटिस। ये सब 7 बीमारियों से संपूर्ण टीकाकरण, ठीक है, संपूर्ण टीकाकरण किसका रहेगा, तो गर्भवती महिलाओं का। क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, टीकाकरण कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो वहाँ पर ध्यान रखना है टीकाकरण से। तो टीकाकरण से जैसे हम पूछ लें आपसे कि बोलिए पोलियो का टीका किसने खोजा था, पोलियो का टीका किसने खोजा था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, साल्क एंड सेबिन। साल्क एंड सेबिन, ठीक है। क्वेश्चन बार बार ये पूछता है। OPV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। भारत से पोलियो का उन्मूलन कब किया गया, तो वर्ष याद रखिएगा 2014। 2014। इस तरीके से हम लोग रिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे हो गया, तो बोलेंगे हम लोग टीकाकरण से। नेक्स्ट 23 नंबर है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। जब से मोदी सरकार आई है तब से एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे, वन नेशन वन पेंशन, ठीक है, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड, इसी प्रकार से आपका वन ग्लोब वन हेल्थ पॉलिसी। इस प्रकार से बहुत सारी बातें आती हैं हमारे सामने। तो यहाँ पर है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अब जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, इसमें क्या बोला गया है कि सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे कि यूरिया हो गया, DAP हो गया, ये सब आपका जो है भारत नाम से ही एक ही ब्रांड से बेचना होगा। यानी सब का नाम क्या रहेगा, तो भारत ब्रांड से ही आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका अलग अलग नाम नहीं रख सकते हैं, सबका एक ही नाम आपका रहेगा, एक ही कंपनी का नाम इसमें भारत रहेगा, सीधा सीधी बात। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि DAP का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग बहुत सुनते हैं अपने बगान उगान में जब डालते हैं तो DAP डालने जा रहे हैं, तो DAP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DAP का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसको ध्यान रख सकते हैं। उर्वरक जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। एक नाइट्रोजन बेस्ड,
एक फास्फोरस बेस्ड और एक आपका पोटेशियम बेस्ड। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर में कृषि उड़ान। ठीक है, कृषि उड़ान 2.0 योजना। ठीक है, कृषि उड़ान में आप देख लो यहाँ पर, इसके तहत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्य हम लोग फर्स्ट देखे थे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हमारे हैं 7 सिस्टर्स वाले, तो उन क्षेत्रों में किसानों के कृषि उत्पादों के परिवहन। अब पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र से कहीं पर भी अगर कुछ आप उपजाते हैं तो उसको ले जाने में दिक्कत होता है, तो उसको प्रॉपर सही जगह तक पहुंचाना इसमें लक्ष्य रखा गया है। और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग है, उन ट्रांसपोर्टिंग में सरकार सहायता करेगी, उसी में आपका कृषि उड़ान 2 योजना का नाम आता है। तो ऊपर में आप देखो, इसको लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो हमारा है, इसमें आपका जो है मंत्री का नाम क्या होगा? मंत्री का नाम क्या होगा? तो नाम याद रखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हमारे इस्पात मंत्रालय के मंत्री भी हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री भी हैं। दोनों डिपार्टमेंट को यही संभाल रहे हैं। अगला नेक्स्ट है 25 नंबर, और 25 नंबर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके मंत्री का नाम क्या है? तो इसके मंत्री का नाम याद रखिएगा, इसके मंत्री का नाम है, आप पहचान रहे होंगे, स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी। अब ये जो है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, यानी घरेलू हिंसा जो आपका मेंटली जो टॉर्चर होते हैं, वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वैसी महिलाओं का जो मेंटली वो डिस्टर्ब जो हो जाते हैं, उसको सुधार करना इस परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। ये इस समस्या से हमारा पूरा भारत जूझ रहा है, तो ये आपका लॉन्च करना काफ़ी अनिवार्य था, और ये कितना सफल होता है अभी देखने की बात है। 26 नंबर, विलेज डिफेंस गार्ड योजना। विलेज डिफेंस गार्ड योजना, ठीक है, तो विलेज डिफेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अमित शाह जो हमारे देखेंगे तो मंत्री हैं, है ना, किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं? तो बोलेंगे क्या नाम है इसमें? इसमें नाम है आपका अमित शाह। तो अमित शाह किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो इसमें एक डिपार्टमेंट का नाम सुने होंगे, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, और जम्मू कश्मीर के गांव से आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए, यानी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे, आप पूंछ का नाम सुने होंगे, राजौरी का नाम सुने होंगे, ये सब गाँव में अक्सर गोलीबारी होती रहती है और आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो उनसे निपटने के लिए यह योजना शुरुआत किया गया है। और लास्ट में हमारा है 27 पावरथॉन 2022। पावरथॉन 2022। अब इसमें आप देखो पावर लिखा है, यानी ऊर्जा का बात कर रहा है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो पूछ लिया जाएगा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री का नाम बताओ, तो ये साहब का मंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखा है RK सिंह, यानी राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह साहब का ये फोटो लगा हुआ है, और इसमें आपका लिखा है कि बिजली की आपूर्ति जो सप्लाई हो रहा है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें जितनी भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व आउट करना इस योजना का आपका उद्देश्य रखा गया है। यानी खास करके बिजली से ये संबंधित योजना हमारा यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग 27 योजना टोटल कंप्लीट किए हुए हैं, 27 योजनाओं को कवर किए हुए हैं, और लास्ट में एक योजना हमारा होमवर्क रहेगा, जिसको आपको हम दिखा दे रहे हैं, नमस्ते योजना। आप नमस्ते योजना के बारे में जानकारी कलेक्ट करें, और इसको कमेंट बॉक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आप वहाँ पर बताएं कि आपने क्या क्या खोजा है। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।